Hello teachers, welcome back to 100% free महाटीटी 2024 साइंस एंड सीडीपी मास्टर कोर्स। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन फेल हो जाते हैं महाटीटी एग्ज़ाम में। तो आज का टॉपिक होने वाला है लाइट, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म है। जैसे साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ऐसे ही लाइट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग मीडियम में जाने पे कैसे किस तरह बेंड होती है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मिरर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर की बात करेंगे, लेंसेज की भी बात होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और लास्ट में इस ओवरऑल चैप्टर को ट्रिक के ज़रिए में समझेंगे ताकि आपके माइंड में ये चैप्टर हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। तो आप आखिर तक बने रहिए इस पर्टिकुलर क्लास में और समझिए कि लाइट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और ओवरऑल जो टॉपिक है ऐसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर अपकमिंग मार्केट की एग्ज़ाम पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं लाइट इस चैप्टर को। लेकिन इससे पहले अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हो तो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्री नोट्स या डीपीपीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड डीपीपीज़ यानी डेली प्रैक्टिस पेपर और नोट्स शेयर किए जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को जिसका नाम है लाइट या रोशनी। चैप्टर का नाम होने वाला है लाइट। अगर लाइट की हम बात करें तो लाइट क्या है, एक एनर्जी की सोर्स है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये तो रोशनी तवानाई की एक बुनियादी शक्ल है, यानी लाइट क्या होती है, एनर्जी की एक टाइप्स होती है। इसकी अगर स्पीड की बात करें अपन तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा कि एनर्जी की एक शक्ल है जो हमें अशिया को देखने के काबिल बनाती है, ठीक है। तो मान लो अगर इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में अगर रोशनी नहीं होती तो आप इस वीडियो को नहीं देख पा रहे होते, ठीक है, या फिर दुनिया की कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती। इसका मतलब विदाउट लाइट अपनी जो लाइफ है एक डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं रह जाती विदाउट लाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो याद रखिए कि लाइट क्या करती है, अपने को किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की। लाइट को सफ़र करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रैवल्स कर सकती है। लाइट को सफ़र करने के लिए, लाइट को ट्रैवल्स करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी मीडियम की, इसलिए क्या कर सकती है, वैक्यूम में भी सफ़र कर सकती है। तो सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त दरकार है, ठीक है। तो ये याद रखें आप कि सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन पर आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको लगेगा 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज से ज़मीन पर क्या होगी, लाइट पहुँच सकती है। सूरज की जो रोशनी है वो 8 मिनट 20 सेकंड में ज़मीन पर पहुँच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इसी को बोला जाता है खत मुस्तकीम में लाइट की इशाअत। यानी इसका मतलब क्या है, लाइट जो ट्रैवल्स करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, सीधे सीधे ट्रैवल्स करेगी लाइट, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है यहाँ से इस लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इसके और ये जो पर्सन देख रहा है इस पर्टिकुलर कहाँ से देखेगा, एक मान लो हेलो स्ट्रक्चर वाला इसके पास इक्विपमेंट है, उसमें से देख रहा है इस पर्टिकुलर लाइट को, ठीक है। तो अब ये सीधा है तो इसको ये देख पाएगा, इस वैक्स के जो बर्निंग वैक्स है इसके लाइट को ये देख पाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है यूज़ कर रहा है यहाँ पे देखने के लिए, ये क्या है, सीधा सीधा है। इसका मतलब इसकी जो रोशनी है यहाँ से ट्रैवल्स कर रही है, इसके हाथों से इसको नज़र आ रहा है। लेकिन सेकंड केस में इसने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रेंट ऑब्जेक्ट यूज़ किया, ठीक है। इस ब्रेंट ऑब्जेक्ट में लाइट की जो रोशनी है वो तो यहाँ तक तो आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर अब ये ब्रेंट पोजिशन है ना, यहाँ से ट्रैवल्स नहीं कर पाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि लाइट की जो रोशनी है उसको दिख नहीं पाएगी, थोड़ा कम दिखेगी। यहाँ से इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से क्या हाँ कंक्लूजन ले सकते हैं यहाँ पर अपन कि लाइट हमेशा क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रोशनी हमेशा बिल्कुल सीधे लाइन यानी स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। अब इसका एविडेंस क्या है, शेडो, ठीक है। तो ये
डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन शेडो क्या होता है, ठीक है। तो इसके 2-3 एविडेंस है, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का प्रोसेस है, उसके नतीजे में 2-3 जो एविडेंस मिलते हैं, उसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को शो करती है, इसके कुछ एविडेंस है। फर्स्ट अपन ने यहाँ पर बात कर ली शेडो की, ठीक है। तो फर्स्ट एविडेंस क्या है इसका, शेडो का फॉर्म होना। शेडो का फॉर्म होना क्या दर्शाता है, क्या बताता है यहाँ पर, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स करती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर, पिनहोल कैमरा। तो इससे जिसको जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स करती हुई दिखाई देंगी आपको लाइट। ये तीनों एविडेंस को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इसे पॉइंट से, इस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाती है, ठीक है। थर्ड वन है यहाँ पर इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स जिसको ग्रहण बोलते हैं अपन, इक्लिप्स, ठीक है, ग्रहण या ग्रहण बोल देते हैं इसको, इक्लिप्स को। यहाँ पर भी 2 टाइप्स के आ जाते हैं, एक सोलार इक्लिप्स होता है, एक लूनार इक्लिप्स होता है। डिस्कस करेंगे इसको भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो पिनहोल कैमरा है, पिनहोल कैमरे में हमेशा जो इमेज बनेगी, ठीक है, एक्चुअल में एक कैमरा है, नेचर में भी ये पाया जाता है पिनहोल कैमरा। जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि नेचर में क्या, कहाँ पर पाया जाता है पिनहोल कैमरा, लूनार इक्लिप्स क्या होते हैं, सोलार इक्लिप्स क्या होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और शेडो की जो प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है, शेडो के लिए जो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे इस शेडो वाले पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो पिनहोल है, इसमें हमेशा इसमें इमेज बनेंगी, ठीक है। तो इमेज कैसी बनती है, यहाँ पे रियल बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज किसको बोलते हैं अपन, वो डिस्कस करेंगे आगे आगे। क्या जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा, ये सारे टर्म आपको समझ में आने लगेंगे। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, और लास्ट में एक ही ट्रिक में इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिनहोल कैमरा है, इसमें इमेज कैसे बनेंगी, हमेशा इमेज बनेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है ये पिनहोल कैमरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। शेडो को समझ लेते हैं पहले, शेडो क्या होता है। लेकिन शेडो को समझने के लिए यहाँ पर ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे अपन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारे टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अपन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है। जैसे यहाँ पर अगर सन की बात करें अपन, तो सूरज की अपनी खुद की रोशनी है, खुद की लाइट है, तो ये क्या हो गया आपका एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर ट्यूबलाइट की बात करूँ मैं, ट्यूबलाइट की बात करूँ, तो ये भी क्या करता है, रोशनी को प्रोवाइड करता है, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो ये भी क्या हो गया आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब दे हैव देयर ओन लाइट, इसका मतलब क्या है, खुद की लाइट होना चाहिए ऑब्जेक्ट के पास, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा कि इसके पास ओन लाइट नहीं होगी, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। तो ओन लाइट यहाँ पर नहीं होगी ऑब्जेक्ट के पास। इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे आप, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें अपन, तो एग्जांपल इसमें कुछ भी ले सकते हैं आप, चेयर है, टेबल है, ठीक है। टेबल की बात करें तो टेबल तो कोई लाइट का सोर्स नहीं है, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता टेबल, ऐसी चेयर है, ठीक है। चेयर भी क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर मैं जिस पेन से दिख रहा हूँ, वो पेन भी क्या एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या करते हैं, पासेस ऑल टाइप ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हर टाइप के लाइट को पास करते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पासेस ऑल लाइट, ठीक है। जितनी लाइट आ रही होगी इनसे गुजर जाएगी, इनसे पास हो जाएगी। ऐसे टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, तो फॉर एग्जाम्पल ग्लास है यहाँ पर, तो ग्लास से हर टाइप की लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है। तो ग्लास क्या हो गया आपका, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ओपेक। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी की वजह से शेडो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दे डू नॉट अलाउ टू पास एनी काइंड ऑफ लाइट, यानी इनसे किसी भी टाइप की लाइट जो होगी या जो भी लाइट आएगी वो इससे पास नहीं होगी। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पूरी तरह, ठीक है, पास नहीं करते, यानी लाइट इनसे पास ही नहीं होगी, 100% क्या होगी, यहाँ पर आकर रुक जाएगी, ठीक है। तो दे डू नॉट अलाउ टू पास लाइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि डो नॉट अलाउ टू पास, ठीक है। लाइट यहाँ से पास ही नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वुड की अगर बात करें अपन, तो वुड से लाइट तो पास नहीं होती, तो वुड क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लो कोई वॉल है, तो वॉल पे अगर लाइट आ रही है तो वहाँ से भी लाइट क्या होगी, पास नहीं होगी।
है ना? तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर स्टोन आ गया, तो स्टोन से भी क्या है, लाइट तो पास नहीं होगी, तो ये क्या हो गया आपका ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक और आ जाता है यहाँ पे ट्रांसलूसेंट, ठीक है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होती है, लाइट पार्शियली पास होगी, पार्शियली पास, ठीक है? तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को पार्शियली पास करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि लाइट कौन से ऑब्जेक्ट से पास होगी, शेडो कब बनेगा, शेडो कब नहीं बनेगा, ठीक है? तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये याद रख लो आप, लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है? लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जिनकी खुद की लाइट होगी, नॉन लुमिनस खुद की लाइट नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑल टाइप ऑफ लाइट को पास कर देगा, ओपेक किसी भी टाइप के लाइट को पास नहीं करेगा, थोड़ा सा भी पास नहीं होने देगा लाइट को। फिर आता है ट्रांसलूसेंट, तो ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, पार्शियली पास होगी लाइट। बात करते हैं शेडो की, समझते हैं शेडो क्या होता है, ठीक है? तो मान लो आपके पास कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से आप लाइट पास करते हैं इस पर्टिकुलर ओपेक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए आपका, ओपेक ही होना चाहिए। अदर टाइप का ऑब्जेक्ट रहा तो शेडो नहीं बनेगा। अपन बात कर रहे हैं शेडो कैसे बनता है और शेडो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? तो ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से आप लाइट पास करेंगे, इस पर्टिकुलर ओपेक ऑब्जेक्ट पर जाएगी लाइट, और यहाँ पर आपने लगाया हुआ है स्क्रीन। तो जैसे ही ये लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट पे जाती है, तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर डार्क पैचेस बनेंगे। यहाँ पर क्या बन रहे होंगे, डार्क पैचेस, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ डार्क पैचेस बन रहे होंगे, ठीक है? इस पर्टिकुलर ओपेक ऑब्जेक्ट के, इसी को क्या बोला जाता है, शेडो बोला जाता है, ठीक है? ये क्या है, डार्क पैचेस, ठीक है? डार्क पैचेस मतलब स्पॉट लाइट कुछ आपको नजर आएगा, जिसको आप क्या बोल देते हो, शेडो बोल देते हो, ठीक है? तो ये डार्क पैचेस ही क्या होते हैं आपके यहाँ पर, शेडो होते हैं, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे आप, शेडो बोलेंगे। ये क्या बनेगा आपका, शेडो, ठीक है? बहुत ईजी है ये शेडो का कंसेप्ट, शेडो कैसे बनता है और शेडो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? तो शेडो एक्चुअल में क्या होता है कि जब लाइट सोर्स से लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट के पास जाएगी, इससे टकराएगी, तो ये इसको पास नहीं होने देगा। और इसके बैक साइड में अगर यहाँ पर आप कोई स्क्रीन लगाते हो, तो इसके ऊपर क्या होगा, क्या डार्क पैचेस नजर आएगा आपको, दिस डार्क पैचेस आर नथिंग बट शेडो, ठीक है? इसीलिए क्या बोलते हैं आप, शेडो। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या एक्चुअल में कंडीशन होती है शेडो फॉर्मेशन की। तो जो भी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, बस वही क्या है, इस पर्टिकुलर शेडो फॉर्मेशन की कंडीशन है, ठीक है? तो शेडो फॉर्मेशन की कंडीशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या बोलोगे, लाइट सोर्स होना चाहिए, ठीक है? ये लाइट सोर्स होगा, एक पर्टिकुलर नेसेसरी कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। दूसरा, ऑब्जेक्ट जो यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट जो यूज़ होगा ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे प्रीवियस स्लाइड में अपने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखे, लेकिन उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट शेडो बनाता है, सिर्फ और सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट ही शेडो बना पाता है अगर इसके ऊपर लाइट आकर गिरती है, ठीक है? नेक्स्ट इसकी नेसेसरी कंडीशन है स्क्रीन, तो स्क्रीन होना चाहिए तभी तो शेडो बनेगा। इसी स्क्रीन पर क्या है, साया बनता है, शेडो बनता है, ठीक है? तो ये तीन नेसेसरी कंडीशन है। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, ये लाइट होना चाहिए, लाइट का सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या है, स्क्रीन होना चाहिए जिस पर शेडो बनेगा। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, और शेडो कैसे फॉर्म होता है ये आपको माइंड में रखना है, और इसकी तीन कंडीशन माइंड में रखना है। देते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर ऑफ शेडो के, पर्टिकुलर शेडो में कौन कौन सी खसूसियात होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है एक शेडो में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके कलर की बात कर लेते हैं अपन। तो कभी भी आपने साए का कलरफुल साया नहीं देखा होगा, साए का कोई कलर नहीं होता, तो ये हमेशा क्या होगा, ब्लैक, ठीक है? ये डार्क ब्लैक कलर का साया होता है हमेशा। तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है शेडो की, कि शेडो का कलर क्या होगा, हमेशा ब्लैक होगा। सेकंड, अगर इसके साइज़ की अगर बात करें अपन, तो साइज़ जो है साए की, वो इक्वल हो सकती है ऑब्जेक्ट के, जो भी ऑब्जेक्ट का साया बन रहा है इक्वल हो सकती है, या फिर ग्रेटर हो सकती है, यानी बड़ी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, या फिर स्मॉल भी हो सकती है। तो इसमें कोई फिक्स्ड साइज़ नहीं होगी, साइज़ इक्वल, ग्रेटर यानी बड़ी, और स्मॉल भी हो सकती है। तीनों में से कौन सी भी साइज़ का साया या शेडो यहाँ पर बन सकता है। थर्ड पॉइंट इसमें देखेंगे अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो में, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, यानी बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा। तो ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड ऑब्जेक्ट, बिहाइंड, ठीक है? तो साया जब भी बनेगा वो ऑलवेज कहाँ पर बनेगा, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगा, ठीक है? फोर्थ कहाँ पर बनता है, ये ऑन स्क्रीन, ठीक है? तो ऑलवेज ये स्क्रीन के ऊपर बनेगा, क्योंकि स्क्रीन ही क्या है, इसकी नेसेसरी कंडीशन है। अगर स्क्रीन नहीं है तो आप साये को नहीं देख सकते, स्क्रीन के बिना साया नहीं बनता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। कलर इसका हमेशा ब्लैक होगा, साइज इक्वल, ग्रेटर और स्मॉल हो सकती है। ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगा हमेशा, और स्क्रीन के ऊपर ही बनेगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट के फ्रंट में नहीं बनेगा, और स्क्रीन के बिना नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इक्लिप्स की। तो इक्लिप्स में क्या है, एक
एक एविडेंस है जो ये दर्शाता है, जो ये बताता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स करती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इक्लिप्स की। तो इक्लिप्स को अगर बात करें अपन इक्लिप्स की, तो ये दो टाइप्स के इक्लिप्स होते हैं। एक होता है सोलार इक्लिप्स और एक होता है लूनार इक्लिप्स, ठीक है। एक क्या होगा लूनार, तो क्या होता है सोलार इक्लिप्स और क्या होता है लूनार इक्लिप्स, को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोलार इक्लिप्स किसको बोलोगे आप, जब अर्थ और मान लो यहाँ पर सन है, ठीक है, मान लो ये है सन, ठीक है, और यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अर्थ यानी ज़मीन है यहाँ पर। अब इस अर्थ और सन के बीच में यहाँ पर कहीं से मून आ जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाए मून, तो इसको क्या बोलते हैं आप, सोलार इक्लिप्स, ठीक है। तो सन होगा, सन के और अर्थ के बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, इसी को बोला जाता है सोलार इक्लिप्स। तो इसकी आप ऐसे याद रख सकते हैं, सन है, फिर मून है और फिर अर्थ है, यानी अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाता है यहाँ पर एक तरह से मून आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही लूनार इक्लिप्स क्या होगा, यहाँ पर सन, ठीक है, और यहाँ पर फिर से मान लो यहाँ पर मून है, ठीक है, यहाँ पर मून है, तो अब सन और मून के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अर्थ आएगी, ठीक है। तो सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे आप, लूनार इक्लिप्स। ऐसे ही अगर सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाए तो इसको बोला जाता है सोलार इक्लिप्स, ठीक है। तो ये याद रखिए आप, लूनार इक्लिप्स क्या होता है और लूनार इक्लिप्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ इमेजेस क्या होती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर बात करें अपन, तो दो टाइप की इमेजेस होगी। एक को बोला जाता है रियल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होती है, ये स्क्रीन पर फॉर्म होती है, ठीक है। रियल इमेज कहाँ पे, ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पर फॉर्म होगी, इस टाइप के इमेजेस को क्या बोला जाता है, रियल इमेजेस, ठीक है। अब ये हमेशा क्या होती है, ये जो रियल इमेज है ये जनरली होती है, जनरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर आप मान लो मिरर में देख रहे हो, ठीक है, तो मिरर में आपको आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड है जो वो लेफ्ट हैंड दिखेगा। इसका मतलब क्या है, आपकी जो साइड है हैंड की वो इन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस टाइप को मतलब उल्टा हो जाना, ठीक है। तो अपोजिट साइड दिखाई देना, आपको अपोजिट फॉर्म दिखाई देना, इसी को क्या बोलते हैं, ये इन्वर्सन होना, ठीक है। जैसे मान लो बारिश में जा रहे हो आप छाता लेकर, और छाता देखा होगा आपने, ये हवा चलने पर अचानक से उल्टा हो जाता है, तो उस टाइप का जो प्रोसेस इन्वर्सन बोलेंगे, क्योंकि छाता क्या होगा, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा क्या होगी, या जनरली क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी नज़र आएगी आपको, अपोजिट साइड में आपका हाथ आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमेशा फॉर्म होती है बिफोर मिरर, ठीक है। तो फॉर्म बिफोर मिरर, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये क्या होती है, मिरर के सामने बनती है, ठीक है। तो फॉर्म बिफोर मिरर, मिरर के हमेशा कहाँ बनेंगे, सामने बनेंगे। आपने देखा होगा आईने में, तो आपकी इमेज मिरर के बिहाइंड में नहीं बन रही होगी, आपकी इमेज मिरर के पीछे नहीं बन रही होगी, हमेशा मिरर के सामने बनती है, ठीक है। तो याद रखें आप, ये जो रियल इमेज है, रियल इमेज स्क्रीन पर बनेगी, इस टाइप की इमेज को क्या बोला जाता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होंगी और मिरर के सामने बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्चुअल टाइप ऑफ इमेज की, ठीक है। आगे मिरर वाला जो कंसेप्ट है वो यहीं से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज क्या है, इस टाइप की जो इमेज है ये स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो ये स्क्रीन पर नहीं बनेगी इमेज, डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। इस टाइप ऑफ इमेज को क्या बोलते हैं आप, वर्चुअल इमेज बोलते हो, ठीक है। ये हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, हमेशा इरेक्ट होती है, और स्क्रीन के थर्ड वन यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, ये कहाँ बनेंगी, बिहाइंड स्क्रीन बनती है, ठीक है। ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड स्क्रीन, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी किसकी, वर्चुअल इमेज की, यानी ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनती है उसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये बिहाइंड स्क्रीन फॉर्मेशन होगा और ये हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोशनी का इनेकास, या रोशनी के इनेकास की बात करेंगे, जिसको बाउंसिंग ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि मान लो कहीं इस मीडियम पे लाइट आ रही है, ठीक है, ये कोई मिरर है या कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से लाइट आ गई यहाँ पर, ठीक है, और आते ही जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को टकराएगी लाइट, तो ये सेम मीडियम में मुड़ जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर उसी मीडियम में वापस मुड़ जाना, जिसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो मान लो ये लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट से टकराई, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट, और ये लाइट है जिसको अपन इंसिडेंट लाइट आई से डिनोट करते हैं। तो इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पर आई है, इस ऑब्जेक्ट से टकराई और उसी मीडियम में क्या होगी, बाउंस बैक हो गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, इसको क्या ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट,
ठीक है। अब ये कुछ पर्टिकुलर एंगल से रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ चलिए इसको इधर समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये रेड कलर में जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट है ये, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लाइट आई यहाँ पर और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस बैक हो गया, गई कहाँ पर है, सेम मीडियम में गई, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज भी बोला जाता है। अब ये क्या है यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल, ठीक है, जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये याद रखना है आपको, 90 का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, ये एंगल ऑफ, अब नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये याद रखिए आप, जो लाइट आ रही है उसको इंसिडेंट लाइट, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। और थर्ड वन यहाँ पे होता है नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब एंगल भी याद रख ले, इसको बोला जाता है इंसिडेंट एंगल और इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। आगे कहानी समझते हैं डिटेल में। चलिए, तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। 2 लॉज है, आपको माइंड में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, फर्स्ट लॉ क्या है यहाँ पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑलवेज सेम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट या एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड लॉ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेकंड लॉ क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ये जो तीनों हैं कौन कौन, इंसिडेंट लाइट, प्लेन और रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तीनों हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। कौन कौन, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, और नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये विच इज परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, नॉर्मल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। तो ये 2 लॉज है, आपको याद रखना है। फर्स्ट लॉज क्या है, इन 2 लॉज आपको याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड वन इज इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सरफेस, या इसी को बोल दो आप सरफेस बोल दो, ठीक है। जो सरफेस से लाइट टकरा रही है, एक तो ये क्या हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, पॉलिश्ड हो सकती है, या फिर रफ हो सकती है, ठीक है। तो ये मान लो इस टाइप से एग्जैक्ट पोजीशन में थोड़ा रफ बना देता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस टाइप का भी यहाँ पर सरफेस हो सकती है, या फिर पहले जैसे कि स्मूथ हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट आके टकरा रही है, इस सरफेस के टाइप के बेसिस पर यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन के 2 टाइप बन जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस केस में होगा, मान लो ये सरफेस है जिस पर आके लाइट क्या हो रही है, टकरा रही है। तो ये अगर सरफेस आपका स्मूथ है, ठीक है, सरफेस क्या है, स्मूथ है, या फिर इवन शाइनी है, ठीक है। सरफेस कैसा होना चाहिए, शाइनी या फिर स्मूथ। या मान लो वाटर है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर सरफेस क्या है, वाटर है, ठीक है, या फिर शाइनी है या पॉलिश्ड बोल सकते हैं इसको, शाइनी या पॉलिश्ड बोल सकते हैं। तो सरफेस आपका शाइनी है, पॉलिश्ड है, स्मूथ है, या फिर मान लो वाटर ऐसा सरफेस यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये आपकी जो लाइट है, इंसिडेंट रेज जो है, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है। तो ये सारी इंसिडेंट रेज क्या होगी, पैरेलल डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो ये मान लो IR लिखता हूँ मैं इसको, इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब ये सारी की सारी इंसिडेंट रेज क्या होगी, पैरेलल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, पैरेलल। यहाँ पर क्या देख लिया अपन ने कि इंसिडेंट रेज क्या है, पैरेलल है, सारी की सारी पैरेलल डायरेक्शन में। ये ऐसे ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज है। तो इनकी भी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इनकी भी पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बोथ टाइप ऑफ रेज, जो इंसिडेंट रेज है और जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्मूथ अगर सरफेस है यहाँ पर, तो इंसिडेंट रेज एंड जो रिफ्रैक्टेड रेज है, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इन सभी की डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर होगी। देखो, इसकी आपस में पैरेलल होगी, इसके आपस में पैरेलल डायरेक्शन होगी। तो सबकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल डायरेक्शन, सब क्या होंगे, आपस में पैरेलल डायरेक्शन में होगी,
ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इस कंडीशन की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। और इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है, इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है, इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है, इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, याद रखें आप, स्मूथ, शाइनी, पॉलिश्ड और इवन वाटर अगर एज अ सरफेस काम कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इंसिडेंट रेज है इन सभी की डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर होगी। और इस टाइप की जो रिफ्लेक्टेड रेज है इन सभी की डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी, जिसकी वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस। यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है इरेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इंसिडेंट रेज, ठीक है, जो इंसिडेंट रेज है तो वो क्या होगी आपकी पैरेलल इन डायरेक्शन होगी। ये क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल इन डायरेक्शन होगी। लेकिन ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज दे आर नॉट पैरेलल इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं होगी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इस टाइप पे किधर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इनकी डायरेक्शन आपस में पैरेलल नहीं होगी। जबकि यहाँ पर अगर अपन इंसिडेंट रेज की बात करें, इंसिडेंट रेज की बात करें अपन, तो ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। और रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब ये ऐसा कब होता है, इसकी वजह क्या है, तो अपन ने जो यहाँ पे तो अगर आप रफ सरफेस रखते हो, रफ सरफेस यूज़ करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रेज की जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल नहीं होगी। और इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन है वो आपस में पैरेलल होगी रफ सरफेस के केस में। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर इमेज नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें आप कि इमेज नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर तो इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो बिल्कुल भी इमेज नहीं बनेगी। रीज़न क्या है यहाँ पर कि रफ सरफेस यूज़ कर लिया आपने। ऐसे ही अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखें आप तो वहाँ पर स्मूथ, शाइनी या वाटर ऐसा सरफेस यूज़ करते हो आप, तो वहाँ पर इमेज बन जाती है। उसका रीज़न क्या है कि पैरेलल होती है डायरेक्शन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज की। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर क्या होता है और कौन से टाइप की इमेजेस यहाँ पर बनती हैं और उन इमेजेस का क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, डिस्कस करेंगे इसको भी, ठीक है। तो डिस्कस प्लेन मिरर को देखें आप, तो प्लेन मिरर का इस टाइप का कुछ अटैचर होगा, इस टाइप का दिखेगा आपको प्लेन मिरर। और इसके जो बीच में क्या होगा, एजी की कोटिंग की हुई रहेगी, ठीक है। एजी मतलब क्या हो गया, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर मेटल की क्या करते हैं यहाँ पर कोटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बैक साइड में होगा एक रेड कलर का आपको कोटिंग दिखेंगे, रेड कलर। तो बस यही होता है प्लेन मिरर। और रेड कलर की कोटिंग किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मान लो आपका गिलास है, गिलास के जस्ट बैक साइड में या इसके बिहाइंड में, इसके पीछे क्या है, सिल्वर की कोटिंग है। और फिर सिल्वर की कोटिंग के पीछे लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर रेड कलर की कोटिंग करते हैं जो कि होती है सिल्वर ऑक्साइड। बात करते हैं प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है और किस टाइप की इमेज बनती है और इस इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। तो मान लो ये प्लेन मिरर है आपके पास, ये कोई प्लेन मिरर है और यहाँ पर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या है आपका 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर पर है। तो इमेज की जो बनेगी इस ऑब्जेक्ट की इधर, यानी मिरर क्या होगी, 10 मीटर पर ही बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो बनती है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बनती है, यानी जितना जितना मिरर का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है मान लो आपके पास और ये क्या है, इमेज है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो कैसे बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी। तो जितना ऑब्जेक्ट का और मिरर का डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगी, इमेज बनेगी। फिर मान लो ये ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो कि 2 मीटर के थोड़ा नज़दीक लाते हो, तो ठीक है। तो ये इमेज भी क्या आएगी, 2 मीटर नज़दीक आएगी। मतलब अगर इसको आप 2 मीटर दूर ले जाओ, इस इमेज को क्या करो आप 2 मीटर दूर लेकर जाओ, ठीक है। 2 मीटर दूर लेकर जाएगा तो इमेज भी क्या होगी, 2 मीटर दूर जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के अंदर। चलिए डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर की जो इमेजेस है, प्लेन मिरर में बनने वाली जो इमेजेस है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फ्रॉम इन प्लेन मिरर की बात करेंगे। क्या कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इनके। तो फर्स्ट कैरेक्टर होगा यहाँ पर जो इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी वो इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी, अपन ने प्रीवियस स्लाइड में अभी देखा। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस
क्या होगा, सेम होगा इमेज के डिस्टेंस से, यानी इमेज का डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इक्वल होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज की। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज ये किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही क्या होती है, इमेज की हाइट होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको कि हाइट ऑफ मिरर क्या होगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ मिरर यानी मिरर की जो हाइट होगी ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2। ठीक है, तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछ रहा है आपसे कि मिरर की हाइट इतनी इतनी है तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी। तो हाइट ऑफ मिरर हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2 से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 2 से डिवाइड करना है, तो मिरर की क्या आ जाएगी, आपके पास हाइट आ जाएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये इमेज जो बनती है ये वर्चुअल होती है, यानी रियल इमेज नहीं होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ये क्या होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, इन्वर्टेड। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट यहीं पर इसके यूजेस की बात करते हैं अपन, यूजेस क्या होते हैं, फिर यूजेस और इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज को याद रखने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स भी बता देता हूँ मैं। एक ही ट्रिक से आपको यहाँ पर यूजेस और इसके कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएगी। ठीक है, तो पहला यूज़ का है इसका, ड्रेसिंग टेबल में यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ड्रेसिंग टेबल में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पेरिस्कोप में यूज़ होता है। ठीक है, पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है पेरिस्कोप सबमरीन में। ठीक है, सबमरीन में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, नेवी वगैरह वाले, तो ये सबमरीन में यूज़ होता है पेरिस्कोप। एक्चुअल में पेरिस्कोप क्या होता है, इस टाइप का कुछ एपरेटस होगा ये पेरिस्कोप। ठीक है, इस टाइप का कुछ एपरेटस होगा, और यहाँ पर इस कॉर्नर पे प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी इस कॉर्नर पे प्लेन मिरर यूज़ होगा, यहाँ पर भी प्लेन मिरर यूज़ होता है। मतलब पेरिस्कोप में टोटल 2 पीएम यूज़ होंगे। ठीक है, कितने, कोई पूछे आपसे कि बताओ कि पेरिस्कोप में टोटल प्लेन मिरर कितने यूज़ होते हैं, तो 2 पीएम। ठीक है, 2 प्लेन मिरर यूज़ होते हैं पेरिस्कोप में। ठीक है, प्लेन मिरर कितने होते हैं यहाँ पर यूज़, पेरिस्कोप में 2। और कौन यूज़ करता है, जनरली सबमरीन वाले यूज़ करते हैं पेरिस्कोप को। ठीक है, तो ये 2 प्लेन मिरर 45 के एंगल पे लगाते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पे 2 प्लेन मिरर यूज होते हैं। ठीक है, मान लो कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, सबमरीन में यहाँ पे जहाज पर बैठा हुआ है कोई बंदा, अब वो ऊपर आकर इस टाइप से ऊपर आकर तो नहीं देख सकता है। ठीक है, वो तो किसी को दिख जाएगा, मान लो एनिमी है कोई ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर कोई एनिमी है, यहाँ पर इनको देखने के लिए क्या करेगा, ये नीचे से ही देख लेगा कि यहाँ पर एनिमी है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। ठीक है, तो पेरिस्कोप इसलिए यूज़ होता है कि आप जहाँ पर नहीं देख सकते उसको देख सकते हैं। मान लो कोई बीच में ऑब्स्टेकल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर एनिमी से जैसे सबमरीन वाले करते हैं यहाँ पर के यहाँ से देखेगा तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा कि ये एनिमीज वगैरह इसको दिख जाएगी। यूज़ का है क्लेडोस्कोप में प्लेन मिरर यूज़ होता है, क्लेडोस्कोप। ठीक है, अब क्लेडोस्कोप में कितने प्लेन मिरर यूज़ होते हैं, तो आप बोलोगे 3 प्लेन मिरर। ठीक है, 3 प्लेन मिरर यूज़ होते हैं क्लेडोस्कोप में। इसके नंबर पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कि पेरिस्कोप में कितने प्लेन मिरर यूज़ होंगे और क्लेडोस्कोप में कितने प्लेन मिरर यूज़ होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि मान लो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालने के लिए बोल रहा है, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज निकालने के लिए बोल रहा है, कि जैसे यहाँ पर एक मान लो आपके पास प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है यहाँ पर, और ये इंसिडेंट रेज आई और ये पेंट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक नॉर्मल हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करेगा एग्जाम में, यहाँ पर ये एंगल दे देगा। मान लो आपको एंगल दे दिया कि भाई ये 45 डिग्रीज का एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है ना। अब आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है। आप जितना दीजिए आपको, और पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट कैलकुलेट करो आप कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है इस पर। ये नॉर्मल जो बनेगा ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब एंगल अपन ने लॉज में देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे, इंसिडेंट या रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे आप, एंगल ऑफ को बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालो, यहाँ पर ये कंडीशन है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है 90 में से, तो आपका क्या निकल कर आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट निकल कर आ जाएगा यहाँ से।
ठीक है। फिर मान लो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करो, तो फिर से आपको क्या करना है, 90 से माइनस करना है एंगल ऑफ इंसिडेंट को, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो किसकी रहेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ यहाँ पर, है ना, और ये 90 डिग्री का होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री में मिरर से या प्लेन से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालने के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 90 माइनस क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करना है, तो 90 माइनस 45 कर देंगे आप, तो आपको क्या निकल कर रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ यहाँ पे 90 माइनस 45, तो यहाँ पर 45 डिग्री का आ जाएगा, उसे देखकर ही बता सकते हैं आप, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है कि अगर ये दिया हुआ है तो ये भी कितने का होगा, 45 का ही होगा इसमें, है ना। चलो ये बात एक याद रखो आप। दूसरा ये याद रखना है आपको कि मान लो एक प्लेन मिरर है और इंसिडेंट लाइट है परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर मिरर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर प्लेन मिरर है, ये फिर से प्लेन मिरर है और इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके, है ना, ये 90 डिग्री में आ रही है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट लाइट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कब, इफ इंसिडेंट लाइट इज परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर की क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये कुछ क्या करेंगी 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रही होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसका यूज़ करके इस ट्रिक को माइंड में रखकर आप प्लेन मिरर की जो इमेजेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके यूजेस को आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पर आप यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको माइंड में रख के आप ट्रिक के लिए। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि पीएम वीआईपीज होते हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मान लो या पीएम मान लो, तो पीएम जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्वियसली वीआईपीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बात करेंगे अपन, प्रधानमंत्री की नहीं, यहाँ पर अपन बात करेंगे प्लेन मिरर की। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन मिरर क्या होते हैं, वीआईपीज होते हैं। ठीक है, तो पीएम क्या है, यहाँ पर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। चलिए वी से अब इनके इमेजेस की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, इमेजेस की, तो इनकी जो इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूजेस है, उसके लिए ट्रिक भी है। ठीक है, तो वी से क्या आ जाएगा कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, अभी डिस्कस किया तुमने ये वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, तो इमेजेस कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी, फिर इन्वर्टेड होंगी, इन्वर्टेड मतलब अपोजिट डायरेक्शन शो करेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पी से क्या आएगा यहाँ पर, फिर पी से आप याद रखना है आपको, पी से होता है यहाँ पर ये जो प्लेन मिरर है ये यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, पेरीस्कोप में, अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, तो ये यूज़ होते हैं पेरीस्कोप में, तो प्लेन मिरर यूज़ होते हैं पेरीस्कोप। ठीक है, अब पेरीस्कोप कहाँ पे यूज़ होता है, तो इस यस से याद रखिए आप, पेरीस्कोप कहाँ पे यूज़ होता है, सबमरीन में यूज़ होता है, सबमरीन। पेरिस्कोप कहाँ पे यूज़ होगा, सबमरीन में यूज़ होगा पेरिस्कोप। ठीक है, तो ये इससे आपको याद रखना है कि पेरिस्कोप सबमरीन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी देखा अपन ने, आप पेरिस्कोप में कितने मिरर यूज़ होते हैं, तो 2 प्लेन मिरर यूज़ होते हैं यहाँ पर, है ना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ई की बात करते हैं, तो ई से क्या होगा, ये इमेजेस कैसे होगी, डायरेक्ट होगी। ठीक है, डायरेक्ट, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं यहाँ पर कि पीएम क्या होते हैं, वीआईपीज होते हैं। अब पीएम प्लेन मिरर क्या है, पीएम है यहाँ पर, बी से वर्चुअल आ गया, आई से इन्वर्टेड आ गया, फिर पी से यहाँ पे पेरिस्कोप में यूज़ होता है ये। ठीक है, पेरिस्कोप में यूज़ होता है प्लेन मिरर। फिर एस से आ गया यहाँ पर, सबमरीन में यूज़ होता है पेरिस्कोप, है ना, और इसके अंदर 2 प्लेन मिरर यूज़ होते हैं। फिर यहाँ पर ई से याद रखेंगे आपके, इनमें जो इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म, यानी कितने नंबर ऑफ़ इमेजेस बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये कुछ आपके पास इस टाइप के 2 मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है यहाँ पर, प्लेन मिरर है, तो एक को M1 बोल देते हैं अपन और एक को M2 बोल देते हैं, ये M1 है और यहाँ पर एक M2 प्लेन मिरर है और ये एंगल है कुछ थीटा का एंगल है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पर्टिकुलर एंगल पर 2 मिरर रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म कितने होंगे, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला याद रखिए आप। इसके लिए एक फार्मूला है n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख लो, तो ये फार्मूला याद रखना है, n विल बी इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। अब एग्जाम में, ठीक है, अब एग्जाम में पूछेगा आपको निकालने के लिए कि प्लेन मिरर इतने इतने एंगल पर रखे हुए हैं, तो कितने इमेजेस का फॉर्मेशन होगा, तो इसको आप कैसे निकालना है एग्जाम में आपको,
तो देखो यहाँ पे एन विल बी इक्वल्स टू यानी नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। मान लो इसकी वैल्यू जो आती है वो एक्स आती है, ठीक है, एक्स इसकी यहाँ पर वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आगे इसकी एक्स वैल्यू अब निकालेंगे कैसे एग्जाम में, तो इसकी दो कंडीशन बनती है यहाँ पर कि मान लो इसकी दो वैल्यू आ सकती है, एक हो सकती है ऑड वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू क्या आएगी एक्स इज इक्वल्स टू ऑड, तो यहाँ पर ऑड आएगी एक वैल्यू और एक वैल्यू जो आ सकती है यहाँ पे इवन नंबर में आ सकती है। तो ऑड इवन का खेल है, एग्जाम में आसानी चाहिए आपको याद रखना है इसको कि अगर एक्स की वैल्यू क्या है ऑड है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर ऑड में आती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आएगी वो आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, इमेजेस जो बनेंगे जो बनेंगे वो एक्स के बराबर ही बनेंगे। मान लो ये एन की वैल्यू जो आएगी अगर ऑड नंबर में आई है एन की वैल्यू, तो जितनी वैल्यू आई है उतनी ही इमेज बनेगी अगर वैल्यू ऑड है, ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। चलिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पर इवन वाले केस को देखते हैं। ये किसके लिए हो गया, एक्स की वैल्यू कब ऑड आती है जब क्या करेंगे आप, एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, तो इमेजेस का जो नंबर होगा वो एक्स की वैल्यू के बराबर ही होगा ये केस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इवन केस की, तो इवन में क्या होगा, इवन नंबर में वैल्यू आई है यहाँ पर एक्स की, तो आप क्या करेंगे इमेजेस निकालने के लिए क्या करना है आपको, इमेजेस का जो नंबर होगा, इमेजेस नंबर विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। कब, ये जब इवन के फॉर्म में एक्स की वैल्यू आती है, इवन नंबर में एक्स की वैल्यू आती है तो एक्स माइनस वन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस, और अगर ऑड वैल्यू आती है तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू होगी। जैसे तो चलिए थोड़ा एग्जांपल के जरिए और क्लैरिटी लेकर आते हैं। इसमें मान लो आपको बोल रहा है कि टू प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 72 डिग्री का एंगल बना है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी, सेकंड थीटा की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम इक्वल्स टू 360, ठीक है, 360 अपॉन 72। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 5 आ जाती है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 5 आ गया यहाँ पर, है ना। 5 क्या है, 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है, 5 क्या ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ये कितने होंगे, 5 ही होंगे, ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। चलिए मान लो ऐसे ही आपको सेकंड केस में बोल दिया कि इस टाइम जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 60 है, तो आप क्या करोगे, फिर से अप्लाई करोगे फॉर्मूला, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 60 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, वैल्यू आ जाएगी इसकी 6 आ जाएगी, ठीक है, तो 6 क्या है, इवन नंबर है, 6 क्या हो गया, इवन नंबर। इसका मतलब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू अगर इवन में आ जाए तो -1 कर देना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे -1 करोगे, इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म विल बी इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं।